नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वल राय, न्यूरोलॉजिस्ट, आपके अपने शहर रांची, झारखंड में। आज मैं आपके पास रूबरू हुआ हूँ एक विशेष कारण को लेके। आज 11 अप्रैल है और आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे क्या है और क्यों हम इसको मना रहे हैं आज, और क्या इसका थीम है, इस पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड पार्किंसंस डे पार्किंसंस फाउंडेशन parkinsons.org का एक पहल है, जिसमें कि पार्किंसंस डिजीज के अवेयरनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस बार का थीम है टेक 6 PT, यानी कि 6 मिनट आपको लेना है। 6 मिनट से कम लेके आपको पार्किंसंस डिजीज के अवेयरनेस के बारे में आपको जो है लोगों तक जाना है, लोगों में फैलाना है। तो ये जो पोस्ट है, इसको आप 6 मिनट से कम लगेंगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब पार्किंसंस डिजीज जो है, क्यों हम इसकी बात करते हैं और पार्किंसंस डिजीज को क्यों जो है समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है ये, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में हम लोग को करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पार्किंसंस डिजीज क्या है। तो समझने वाली की ज़रूरत यह है कि पार्किंसनिज्म एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, जिसमें कि कई एक सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें कि एक इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज जो कि सबसे कॉमन है और इन डिजीजेज में सबसे कम खतरनाक भी है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कि MSA, DLB, PSP, ये सारी बीमारियां भी पार्किंसनिज्म के स्पेक्ट्रम में आती हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा किसी मरीज को पार्किंसनिज्म हुआ है? तो सबसे पहली चीज है स्लोनेस, यानी कि स्लोनेस, मरीज स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है अपने दिनचर्या में, अपने कार्यकलाप में, और उसके अलावा उसकी जो है चाल धीमी हो जा सकती है, स्लो चलता है मरीज को जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बेसिकली गिरने लगता है पेशेंट, आवाज़ भी थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मरीज को हो सकती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसको पार्किंसनिज्म हो सकता है। लेकिन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज की बात करते हैं जब, तो कॉमन जो पार्किंसंस हम लोग जानते हैं, जिसमें कि हाथ कांपता है, तो मरीज जो है रेस्ट में, यानी कि बैठे बैठे ही अपने आप हाथ कांपने लगता है। ऐसा नहीं होता कि कोई काम करने में जो है, जैसे कोई काम करने जा रहा है, कोई ये कर रहा है, तो उसको जो है उसको पार्किंसनिज्म बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है क्या कहते हैं, अपने आप बैठे बैठे ही जो है ट्रेमर आने लगता है, यानी कि हाथ में कंपन आने लगता है। अगर जैसे आप कोई चीज उठा रहे हैं, कोई चीज काम कर रहे हैं, उसमें अगर कंपन है, लेकिन रेस्ट में कंपन नहीं, यानी कि आप हाथ को नॉर्मल आपने रख दिया अपने शरीर पे या किसी टेबल पे, तो अगर कंपन नहीं हो रहा है, तो शायद वो पार्किंसनिज्म ना हो, वो और कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे सेंट्रल ट्रेमर। ये यानी कि हर जो है हाथ का कंपन जो है पार्किंसनिज्म नहीं, ये समझने की जरूरत है। इसके अलावा सिम्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोनेस आ जाना, आवाज में धीमापना मैंने बताया आपको, और उसके अलावा गिरने की टेंडेंसी हमने आपको बताई। इसके अलावा बाद के फेज में और भी चीजें, समस्याएं आ सकती हैं, जैसे भूलने की समस्या या घुटने में तकलीफ, ये सब आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज जो सबसे कॉमन है, जिसमें कि हाथ कंपन होता है, वो बीमारी फिर भी और बीमारियों से कुछ अच्छी बीमारी होती है। उसमें हमारे पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं। हम ट्रीटमेंट मरीज को देते हैं तो मरीज कुछ हद तक, काफी हद तक जो है कुछ दिनों तक अच्छा रहता है। हालांकि ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, यानी कि ब्रेन में जो है डिजनरेशन होने लगता है। क्यों होता है पार्किंसनिज्म? मेरे से पूछते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं कि पार्किंसनिज्म क्यों होता है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ब्रेन डिजनरेट करने लगता है, यानी कि मोटर सिस्टम जो है ब्रेन का, यानी कि जैसे ब्रेन में अब हम, जैसे हमने आपको बताते आए हैं कि ब्रेन में जैसे एक पार्ट होता है, कोई चीज, कोई रिस्पॉन्सिबल सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई जो है सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मोटर पार्ट, यानी कि जैसे आप हाथ पकड़ रहे हैं, उसके लिए ब्रेन में एरियाज है। तो जो मोटर सिस्टम है एक्स्ट्रा पिरामिडल, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मरीज स्लो हो जाता है। मोटर एक्टिविटीज में सबसे पहले समस्या आती है। लेकिन साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है तो और चीज़ों में भी परेशानी आने लगती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो है चलने में समस्या पहले ही रहती है, लेकिन उसके अलावा सोच में जो है धीमी हो जाते हैं मरीज। डिमेंशिया, यानी कि भूलने की समस्या हो सकती है, बाद में यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके अलावा फॉल्स होने लगता है मरीजों को। तो क्यों ये समझना जरूरी है कि पार्किंसंस जो है क्या चीज है, क्यों इतनी अवेयरनेस की बात हम लोग कर रहे हैं, टेक 6 PT हम लोग कर रहे हैं कि 6 मिनट से कम लीजिए और जो है ये फैलाइए इसको। तो हर 6 मिनट में एक मरीज को पार्किंसनिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में डायग्नोज हो रहा है आज के डेट में। इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जैसे जैसे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, तो इस बीमारी की जो है डायग्नोसिस की गति भी उसी हिसाब से बढ़ रही है।
तो हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम डायग्नोसिस को कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, हमें पता रहता है कि इस मरीज को ये समस्याएं आ सकती हैं, तो उसको हम लोग उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो केयर गिवर है, यानी कि मरीज का जो रिलेटिव है, मरीज के साथ जो रहता है, या मरीज का जो हेल्पर है जो साथ में मरीज को के साथ 24 घंटा रहता है, उसकी मदद करता है, उसकी सेवा करता है, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि हर बात के लिए आप डॉक्टर के पास हर मिनट में नहीं आ सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इस मरीज को क्या समस्या होगी और हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो उस अवेयरनेस की बात हम लोग करते हैं, उन मरीजों के रिलेटिव्स को भी हम उतना ही अवेयर करना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या है और कैसे। क्योंकि मैं तो जो भी रिलेटिव्स इस तरह के मरीजों की सेवा करते हैं, इस तरह के मरीजों को अपने परिवार में देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, मेरा उनको नमन है। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार केयर करना, स्पेशली आज के ज़माना में जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है एक मिनट भी। लोग जो है पूरी फैमिली में सब लोग जो है वर्किंग सोसाइटी है, वर्किंग क्लास है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो काम पे चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई मदद कर रहा है पार्किंसंस के पेशेंट्स को, बूढ़े पेशेंट्स को, क्योंकि ये जनरली ये बूढ़ों में होता है, हालांकि आज के डेट में ये पहले भी हो रहा है, 30 से 40 के उम्र में भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जनरली 60 के बाद हम लोग कहते हैं पार्किंसनिज्म होता है। तो ऐसे मरीजों को, ऐसे जो रिलेटिव्स हैं, ऐसे केयर गिवर्स हैं, उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा सैल्यूट है, उनको मेरी सारी शुभकामनाएं हैं और मेरी सारी जो है दुआ उनके लिए है। अब आ जाते हैं कि जो है ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि दिनचर्या में हम लोग देखते हैं। ये मरीज जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाते हैं तो इनमें गिरने की टेंडेंसी हो जाती है, तो गिरने से बचाएं। मरीज को मैं बार बार कहता हूं, आप इन मरीजों को गिरने से बचाएं, क्योंकि गिर अगर गए मरीज, उसमें दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, उसके अलावा सर में चोट आ गई, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और इस तरह से मरीज की डिटरेशन बहुत तेजी से हो जाती है। उसके अलावा जैसे डिमेंशिया मैंने बताया, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, मरीज को घोटने में तकलीफ होती है। तो आप अगर मरीज को एक सपोर्ट देंगे, मरीज के साथ एक नॉर्मल जो है ये करेंगे, आप मरीजों के जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनको एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर दीजिए। हम लोग पार्किंसंस ग्रुप भी हम लोग की बात करते हैं, कई एक सिटीज़ में हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पार्किंसंस की ग्रुप, जो पार्किंसंस आपस में जो मरीज हैं वो आपस में आए एक जगह में और वो जो है डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स को, तो इस तरह से प्रॉब्लम हल्का हो जाता है। और जो उनके परिवार हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होते रहे, तो ऐसे में क्या होता है आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि आदमी खुश रहता है तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे मरीजों को आप डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए कि आप रिलेटिव्स आएँ, उनसे जो है मिलते रहें, उनको जो है इनकरेज करते रहें, उनको बताते रहें कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं, हम आपके साथ हैं, आप जो है एकदम एक नॉर्मल चीज़ है। म्यूजिक थेरेपी की मैं हरदम बात करते हैं, उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। म्यूजिक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी, जैसे हमने बोला कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है हमारे रिहैब स्पेशलिस्ट जो हैं वो, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बीमारी में। तो गेट ट्रेनिंग हो गया, फॉल से बचाने में हो गया, या रिजिडिटी हो जाती है मरीज, यानी कि काठ की तरह होने लगता है, जैसे मैंने बताया आपको, स्लोनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि मरीज जो है बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो वो चीज़ें भी जो होती हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है। और इस तरह से जो हम अगर मरीज को सपोर्ट देंगे, मरीज को, पार्किंसंस के मरीज को सपोर्ट करिए, उनको एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, उनको जो है प्यार दीजिए, उनके गले मिलिए, और इस तरह से पार्किंसंस डिजीज के मरीजों को हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम होती है, बाद में और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है एक लाइन में कि 6 मिनट आप लें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि पार्किंसंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैले, और जो है मरीज के रिलेटिव्स, मरीज, कॉमन पब्लिक और मरीज भी ये समझें कि वो कोई अलग नहीं है, हमारे सोसाइटी के ही पार्ट हैं। उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनको प्यार दें, उनसे मोहब्बत करें, उनको जो है म्यूजिक थेरेपी दें, उनको रिहेबिलिटेशन दें, उनको सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।